वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगागेट। तो आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जो हमारी आज की टॉपिक है वो डिजाइन क्राइटेरियन है। जो हम लोग डिजाइन करें किसी कंपोनेंट के अंदर, तो उसके अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया आते हैं और या कौन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पर हम उस कंपोनेंट को डिजाइन करने वाले हैं, तो उसको आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह क्या करेंगे कि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिकैप लेंगे। तो लास्ट लेक्चर की जो हमारी टॉपिक थी वो हमारी मोस्टली थी कि हमारी सोम सब्जेक्ट को लेकर के कि हमारी एम क्या होनी चाहिए। जो हम लोग कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं तो उस कंपोनेंट की डिजाइनिंग जो एम है वो क्या होनी चाहिए। फिर जो हम लोग कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो अजम्पशंस क्या क्या हम लोग कंसीडर करते हैं सोम सब्जेक्ट के अंदर, वो सारी अजम्पशंस को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डील किया था। तो ये सारी चीजें थी जो काफी इम्पोर्टेंट भी है और ये बेसिक चीज है। अगर ये नहीं अगर क्लियर होगा तो फिर आगे हमें सब्जेक्ट में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, कैलकुलेशन को लेकर के या डेरिवेशन को लेकर के या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को लेकर के। इसलिए हमें इन सब चीजों को अच्छे से समझना जरूरी है। तो चलो इसी बात पर आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक वो क्या है, डिजाइन क्राइटेरियन। अभी जो डिजाइन क्राइटेरियन है ना, इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं या अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पर स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें से पहली जो हमारी पैरामीटर्स है वो क्या है, स्ट्रेंथ क्राइटेरियन है। मतलब डिजाइन क्राइटेरियन को पहले हम लोग स्ट्रेंथ क्राइटेरियन के बेसिस पर स्टडी करेंगे। तो ये हमें क्या दिखाती है कि डायमेंशंस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन परमिसिबल स्ट्रेस। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ क्राइटेरियन के अंदर जो भी हमारी कंपोनेंट जिसको हम लोग डिजाइन करेंगे तो उसकी जो डायमेंशंस होगी उसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे परमिसिबल स्ट्रेस के बेसिस पर। क्लियर है। अब ये परमिसिबल स्ट्रेस क्या है, परमिसिबल स्ट्रेसेस आर जो हमारी मटेरियल की अलाउेबल स्ट्रेस होगी उसको बोलेंगे, सेफ स्ट्रेस होगी उसको ही बोलेंगे, या फिर वर्किंग स्ट्रेस या फिर डिजाइन स्ट्रेस। इन सारी जो भी चीजें हैं इन चारों पैरामीटर से ये सारे परमिसिबल स्ट्रेस में आते हैं। या अलाउेबल स्ट्रेस बोलो, सेफ स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस, ये सारे परमिसिबल स्ट्रेस आएंगे। अब ये परमिसिबल स्ट्रेस हम लोग कहां से ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में डील किया था, वहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं या करेंगे जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है चीजें। अब जो हमारी नेक्स्ट है पैरामीटर्स वो हमारी है रिजिडिटी क्राइटेरियन। तो रिजिडिटी क्राइटेरियन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो हमारी डायमेंशंस होगी ना उसको कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे किसके ऊपर बेस्ड होगी, डिफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होगी कि उस कंपोनेंट में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे कि उस कंपोनेंट को डिजाइन करेंगे। तो अब ये डिफॉर्मेशन कंपोनेंट जो है या जो परमिसिबल डिफॉर्मेशन है इसको हम लोग कहां से ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम डिजाइन स्टैंडर्ड से इसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो हमें याद क्या रखना है कि स्ट्रेंथ क्राइटेरियन जो है इसको हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस के बेसिस पर डिजाइन करेंगे, रिजिडिटी क्राइटेरियन को परमिसिबल डिफॉर्मेशन के बेसिस पर डिजाइन करेंगे या डायमेंशन जो होगी हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। और जो थर्ड वन है हमारी वो है हमारी क्या, सेफ कंडीशन फॉर डिजाइन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ क्राइटेरियन। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरियन के रिस्पेक्ट में हमें ये देखना है कि सेफ कंडीशन क्या होगी डिजाइन के लिए। तो ये हमारी थर्ड वन है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं और इसको अच्छे से हमें समझना भी पड़ेगा कि अगर मान लो कि हमारी कंपोनेंट के अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुई है, मैक्सिमम जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुई है, अगर वो लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस है, मतलब वो हमारी जो डिजाइन होगी वो सेफ हो। या फिर ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ वो लेस देन इक्वल टू फेल्योर स्ट्रेस अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फेल्योर स्ट्रेस अपॉन में परमिसिबल स्ट्रेस। तो वही इसके जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया गया यहाँ पर, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डील किया था। तो अब हम ये बोल सकते हैं या तो ये फॉर्मूला याद रखो या ये याद रखो, दोनों में से कोई एक भी याद होगा काम चल जाएगा। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा ना वो लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस को होने चाहिए या फेल्योर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लेस देन और इक्वल होना चाहिए। अब इसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे सोम इक्वेशन से। अब ये सोम इक्वेशन क्या है, अब हम लोग इसको स्टडी करना है। तो जो हमारी सोम इक्वेशन है ना वो जनरली जो हमारी एक्सियल स्ट्रेस होता है, यहाँ सिग्मा ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्सियल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मली लोड जो अप्लाइड होती है हमारे कंपोनेंट पर क्रॉस सेक्शन के ऊपर, वो लोड लेंगे और उस क्रॉस सेक्शन का एरिया का जब रेशियो ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक्सियल स्ट्रेस मिल जाएगा। ये हमारी सोम इक्वेशन में फॉलो होगी। अगर हमें बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है मैक्सिमम, तो जब हम लोग बेंडिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां से ये फॉर्मूला आया है सिग्मा बी मैक्स, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू m by z n है।
एम क्या है, ये यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट है, और जेड क्या है, मॉडुलस ऑफ सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो मॉडुलस ऑफ सेक्शन है, इसको हम लोग जेड एन ए से रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम लोग बेंडिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इस रिलेशन को अच्छे से समझेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर सिग्मा बी मैक्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जेड एन ए अभी मैंने क्या बोला, सेक्शन मॉडुलस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अगर हमारी कंपोनेंट सर्कुलर है तो उस केस में क्या होगा कि जो जेड एन ए के फॉर्मूला होगा पाई डी क्यू बाई 32। एक्चुअली में जेड एन ए है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट न्यूट्रल एक्सिस जो होगा उसको लेकर के अब क्या करेंगे कि सेंट्रोइडल एक्सिस से क्या करेंगे कि उसके अप टू दी फ्री सरफेस जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलता है जेड एन ए। यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सर्कुलर बॉडी का पाई डी की पावर 4 अपॉन में 64 होता है, और जब हम इसको सेंट्रोइडल एक्सिस से अपर सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है वो d/2 होती है, जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है पाई डी क्यू बाई 32। क्लियर है चीजें। तो अब यहाँ पर एक अलग पैरामीटर चाह रहा है, क्या है, टाउ डी। टाउ डी क्या है, ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है। क्या ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है। अब इसका भी जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, P बाई ए, मतलब उस सरफेस पर जो शियर लोड अप्लाई हो रहा है और जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर या जिस सरफेस पर ये शियर लोड अप्लाई हो रहा है उसके एरिया से हम लोग डिवाइड कर देंगे, रेशियो ले लेंगे या डिवाइड कर देंगे उस लोड को, तो मिल जाएगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब यहाँ पर ये टाउ टी मैक्स है, ये टॉर्जनल शियर स्ट्रेस है, टॉर्जनल मैक्सिमम टॉर्जनल शियर स्ट्रेस है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग टॉर्जनल इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पर इसको अच्छे तरीके से समझेंगे ये डेरिवेशन या ये रिलेशन आया कैसे या इसको कैसे डिराइव किया गया है। तो इन सब चीजों को हम लोग वहां पर टॉर्जनल इक्वेशन जब पढ़ेंगे वहां पर स्टडी करने वाले अच्छे से। तभी हमें ये याद रखना है कि टाउ टी मैक्स होगा या मैक्सिमम टॉर्जनल शियर स्ट्रेस होगा और टी बाई जेडपी। यहाँ जेडपी क्या है, सेक्शन मॉडुलस अबाउट पोलर एक्सिस। सेक्शन मॉडुलस अबाउट पोलर एक्सिस, या ये बोल सकते हैं कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय d/2। अगर हम लोग सर्कुलर बॉडी को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सर्कुलर बॉडी का, एक सिलिंड्रिकल कोई बॉडी ले लो उसका होता है पाई डी की पावर 4/32। अब इन सारे रिलेशन को जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है ना उसको मैं यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पर देखो ये लोड क्या है, ये जो लोड P है यहाँ पर ये इस बॉडी पर एक्सियली अप्लाइड हो रहा है, तो इस लोड की वजह से यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा या स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड होगा वो एक्सियल स्ट्रेस होगा या सिग्मा इंड्यूस्ड बोलेंगे। लेकिन हम लोग जब सेकेंड बॉडी पर आते हैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया गया है, तो इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या होगा कि इस कंपोनेंट के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, और पहले वाले के लिए ये जो था इसके लिए हम लोग एक्सियल के लिए ये वाला यूज करेंगे। सेकेंड में क्या किया गया है कि यहाँ पर टॉर्जन अप्लाई किया गया, यहाँ पर टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है टॉर्जन अप्लाई किया गया है। तो देखो बेंडिंग मोमेंट में जो हमारे सेक्शन मॉडुलस होगी अबाउट न्यूट्रल एक्सिस होगी, और टॉर्जन में जो हमारे सेक्शन मॉडुलस होगी अबाउट पोलर एक्सिस होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जब ऐसा कंडीशन आएगा तो उसके लिए हम लोग जो रिलेशन यूज करेंगे ये वाला रिलेशन। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आया था टाउ डी इक्वल टू P बाई ए, तो यहाँ पर देखो ये जो लोड है ना इस बॉडी के ऊपर ये शियर मैनर में एक्ट हो रहा है। तो जब भी कोई लोड किसी भी सरफेस के ऊपर अगर शियर मैनर में एक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है। तो शियर स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड हुआ उसकी वैल्यू क्या होगी कि शियर लोड डिवाइडेड बाय द एरिया। अब कौन सी एरिया लेंगे जिसके ऊपर ये शियर लोड जिस भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर एक्ट हो रहा है वही वाली एरिया लेंगे। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट बन रहा है कि अगर हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो इसका हमारे कंपोनेंट के ऊपर या हमारे डिजाइनिंग पैरामीटर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसको अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्रीज करा रहे हैं तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ऐसा क्यों होगा, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फेल्योर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फेल्योर स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगर इंक्रीज करा रहे हैं तो हमारी जो होगी यहाँ पर ये परमिसिबल स्ट्रेस से क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और जितने नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्रीज कराएंगे ना डायमेंशन क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि जितना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के हम लोग किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करेंगे ना तो वो कंपोनेंट उतनी ही ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेगी या हमारे लिए उतनी ज्यादा सेफ होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज ये आ जा रही है कि अगर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं ना तो उस कंपोनेंट की कॉस्टिंग जो होती है वो बढ़ जाती है।
मतलब उस कंपोनेंट के ऊपर जो कॉस्ट है, एस्टिमेशन कॉस्ट जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं डिजाइनिंग के टाइम में, या ओवरऑल जो कॉस्ट आएगा उस कंपोनेंट के ऊपर वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सही भी है और गलत भी है। अगर हम लोग सेफ्टी पर्पज से देखेंगे तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हमें इंक्रीज करना ही होगा, लेकिन अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें सेफ्टी ऑफ फैक्टर को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, एक बैलेंस मैनर में ही रखना पड़ेगा। क्लियर है चीजें? तो ये क्या है कि अगर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सेफ तो है बट इकोनॉमिकल नहीं। इससे हमें ये समझने को मिला कि हमें एक एडवांटेज क्या मिल रहा है, सेफ्टी मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ एक डिसएडवांटेज भी आ रहा है कि ये इकोनॉमिकल नहीं हो रही है, मतलब ये कॉस्टली हो रही है। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब परमिसिबल स्ट्रेस इंक्रीज होगी और हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिक्रीज करा रहे हैं, तो जो हमारे कंपोनेंट है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डायमेंशन डिक्रीज होगी और साथ ही साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो जो सेफ्टी होगी वो कम होती जाएगी कंपोनेंट की। मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी फेल होने के उसके चांसेस होंगे या अपने फंक्शन को वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ये भी चांसेस हो सकते हैं वहां पर। और साथ ही साथ अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कम कर रहे हैं तो वहां पर जो कंपोनेंट की कॉस्ट जो होगी ना वो कम हो जाएगी। यहाँ पर हमें दो कंडीशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी एक फेवरेबल कंडीशन है और एक अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग कम कर रहे हैं तो हमारी जो कंपोनेंट इकोनॉमिक तो हो रहा है, इकोनॉमिकल हो रहा है, लेकिन सेफ्टी हमें नहीं दे रहा है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जब भी हम लोग कोई भी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं ना तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना तो ज्यादा हाई रखते हैं और ना ही ज्यादा लो रखते हैं, एक मॉडरेट मैनर में रखते हैं, जिससे कि हमारे कंपोनेंट इकोनॉमिकली भी फिट बैठ जाए और सेफ्टी पर्पज से भी फिट बैठ जाए। अब यहाँ पर दो पॉइंट और निकल के आ रहा है कि अगर हमें अपने कंपोनेंट को सेफ डिजाइन करना है तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होनी चाहिए, हमेशा एक से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर फेलियर डिजाइन करनी है तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें हमेशा 1 कंसीडर करना। तो अब हमारी जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है सेफ कंडीशन फॉर डिजाइन विद रिस्पेक्ट टू रिजिडिटी क्राइटेरियन। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, सेफ कंडीशन फॉर डिजाइन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ क्राइटेरियन के बेसिस पर देख रहे थे। अब हम लोग देखने वाले हैं रिजिडिटी क्राइटेरियन के बेस पर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मैक्सिमम जो डिफॉर्मेशन इंड्यूस्ड होगा अगर उस कंपोनेंट के ऊपर कोई भी स्टैटिक लोड अप्लाई किया गया है तो वो जो डिफॉर्मेशन होनी चाहिए वो परमिसिबल डिफॉर्मेशन से लेस या इक्वल होनी चाहिए, उससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। अब इसको भी हम लोग ऑब्टेन कहां से करेंगे, सोम इक्वेशन से ऑब्टेन करेंगे। अब ये सोम इक्वेशन इसके लिए क्या आएगा, हम लोग लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डील कर चुके हैं कि जो डिफॉर्मेशन का जो रिलेशन होता है डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ए फॉर एक्सियल लोड के लिए। तो यहाँ पर ये एक्सियल लोड है, इसके लिए डिफॉर्मेशन हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर टॉर्जन अप्लाई किया गया है तो उसके लिए हम लोग डिफॉर्मेशन का कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे, टीएल बाई जीजे, ये भी टॉर्जनल इक्वेशन से ही आया है। एंड अगर हमारे पास कोई बीम है, अगर उसके ऊपर पॉइंट लोडेड बीम है या क्या बोलते हैं कि ट्रांसवर्सल एक लोड अप्लाई किया गया है, तो उस केस में हमारे पास जो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होगा वो ये वाला आएगा। क्लियर है? यहाँ पर तो ये तो समझ में W क्या है, ये पॉइंट लोडेड है, L क्या है, स्पैन ऑफ द बीम है, और ये E क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉडी का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही लेंगे। लेकिन ये C जो है ना ये कांस्टेंट पैरामीटर है जो इस लोड के पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, या जो हमारे बीम है इसका नेचर क्या होगा उसके अकॉर्डिंग ये 1/c की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक कैंटिलीवर बीम है और इसके फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड अप्लाई किया गया है। तो इस केस में जो डिफॉर्मेशन होगा वो C की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 3 रखेंगे तो 1/3 इंटू WL3/EI। लेकिन अगर हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके मिड में स्पैन के जो हमारी स्पैन लेंथ है, यहाँ पर इस स्पैन लेंथ के मिड में क्या किया जा रहा है कि लोड अप्लाई किया जाएगा, तो उस केस में जो C की वैल्यू आएगी वो 48 होगी। तो उस केस में जो हमारे डिफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला बनेगा WL की वो 48 EI। जब हम लोग डिफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी सारे रिलेशन को अच्छे से स्टडी करने वाले और अच्छे से समझेंगे कि ये रिलेशन आया कैसे और इसको हम लोग कैसे अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करेंगे और कहाँ पर इसके एप्लीकेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये टाइम आया कि अभी तक हम लोगों ने जो भी थ्योरी पढ़ी है
अब जरा उसको यूज करने का या अप्लाई करने का टाइम आ गया है, तो अब हम लोग यहाँ पर उसको यूज करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम है जिसके ऊपर क्या किया है कि एक्सियल लोड P यहाँ पर अप्लाई किया गया है। एक्सियल लोड P यहाँ पर क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। तो अब इस लोड की वजह से क्या बोला गया है कि हमें इसको डिजाइन करना है, डिटरमिन मैक्सिमम सेफ वैल्यू फॉर लोड P। मतलब हमें ये जो लोड अप्लाई किया गया है P, इसकी हमें वो वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, जिससे हमारे ये कंपोनेंट जो हम डिजाइन करेंगे वो सेफ भी रहे और फेल नहीं हो। मतलब इसकी जो फंक्शन, जिस भी पर्पज से हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं, वो अपनी फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो कुछ कंडीशन इसके लिए दिया गया है कि इस कंपोनेंट की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 200 मेगापास्कल दिया गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो क्या दिया गया है, 400 मेगापास्कल दिया गया है। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या दिया गया, 2, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगापास्कल एंड मैक्सिमम परमिसिबल जो डिफॉर्मेशन दिया गया 0.1 mm दिया गया है। अब यहाँ पर डाउट ये आनी चाहिए कि हमारे पास दोनों चीजें दी गई, यील्ड स्ट्रेंथ भी दिया गया है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी दिया गया है, तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे। तो जब मैंने थ्योरी पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जब भी दोनों पैरामीटर्स दिया होगा तो इतना समझ जाओ कि ये डक्टाइल मटेरियल की बात कर रही है, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल के अंदर ही यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट दोनों एग्जिस्ट होती है। ब्रिटल मटेरियल के अंदर ओनली अल्टीमेट पॉइंट एग्जिस्ट होती है, यील्ड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैरामीटर दिया गया है ये डक्टाइल मटेरियल के लिए दिया गया है। तो हमें सिर्फ हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस 200 मेगा पास्कल को लेकर कैलकुलेशन करेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को नहीं लेंगे। क्लियर हो गई चीजें, क्यों? क्योंकि हमारी जो कंपोनेंट है वो कौन सी मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल। वही यहाँ पर नोट पॉइंट में दिया गया है सिग्मा वाई एंड सिग्मा यूटी, मतलब अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोथ गिवन है। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि मटेरियल जो हमारी होगी वो डक्टाइल मटेरियल होगी, तो उसके लिए हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ परमिसिबल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास दो पैरामीटर्स दिया गया, स्ट्रेंथ क्राइटेरियन भी दिया गया है। यहाँ पर ये क्या दिया गया, यील्ड स्ट्रेंथ दे दिया गया, तो ये हमारे स्ट्रेंथ क्राइटेरियन हो गई। दूसरी यहाँ पर डिफॉर्मेशन भी दे दिया गया है, मतलब ये है कि हमें रिजिडिटी क्राइटेरियन के बेसिस पर भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद वहां पर हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए सुटेबल लोड P के लिए कितनी होनी चाहिए, तो हम लोग डिसाइड करेंगे उसके बाद। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ क्राइटेरियन के बेस पर कैलकुलेशन कर, तो हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ क्राइटेरियन के बेसिस पर सिग्मा इंड्यूस्ड मैक्सिमम जो होगा वो लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस होगा। अब यहाँ पर जो परमिसिबल स्ट्रेस जो होगा, तो ये तो हमारी होगी सिग्मा वाई बाई एन, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये हम लोग फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में डील कर चुके हैं। और इंड्यूस्ड जो होगा, मैक्सिमम इंड्यूस्ड स्ट्रेस क्या होगा, P बाई A। P क्या है, एक्सियली अप्लाइड लोड, और जिस भी एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर ये लोड एक्ट हो रहा है उस एरिया को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, रेशियो में ले लिया। हमने माना कि ये जो हमारी कंपोनेंट है ये सर्कुलर है, क्यों? क्योंकि ये डायमेंशन डायमीटर का फॉर्म में दे रखा है, मतलब ये हमारी जो है प्रिज्मेटिक बीम विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो इस एरिया को हमने इधर राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और सिग्मा वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या दे दिया हमने, 200 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आनी चाहिए कि जब हम लोग डायमीटर की वैल्यू यहाँ पर mm में दे दिया गया और ये क्या मेगा पास्कल में, तो यूनिट तो बैलेंस किया ही नहीं है। तो एक्चुअली में ये यूनिट बैलेंस हो गया है। 1 मेगा पास्कल जो होता है ना, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब क्या किया गया कि ये क्या है कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और ये mm स्क्वायर एरिया क्या है, हमने d को mm में डाला ना, तो ये mm स्क्वायर एरिया में आ गया, इसलिए हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, बैलेंस हो गई। लोड होगी यहाँ पर मैक्सिमम सेफ वैल्यू और लोड P जो आ गई यहाँ पर स्ट्रेंथ क्राइटेरियन के बेसिस पर, वो आ गई 70.686 किलो न्यूटन। लेकिन जब हम लोग रिजिडिटी क्राइटेरियन के बेस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कुछ डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन लेस देन इक्वल टू परमिसिबल डिफॉर्मेशन। यहाँ पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, PL अपॉन में AE। P क्या है, एक्सियली अप्लाइड लोड, L क्या है, लेंथ ऑफ द बीम, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, E क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये परमिसिबल डिफॉर्मेशन हमें दिया गया क्वेश्चन के अंदर। तो फिर से हम लोग क्या किया कि यहाँ पर इसको AE और L को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके हमें ये रिलेशन मिल गया, और सबकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमें अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है कि P की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 14.131 किलोमीटर, मतलब P की वैल्यू जो होगी रिजिडिटी क्राइटेरियन के बेसिस पर 14.131 मैक्सिमम होगी। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम होगी चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा होगी तो हमारी कंपोनेंट सेफ नहीं रहेगी, मतलब वो अपनी
फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, वो फेल हो जाएगी। तो देखो, अगर हम लोग, हमारे पास कंडीशन क्या दिया गया, रिजिडिटी क्राइटेरियन के बेसिस पर भी डिजाइन करना है और स्ट्रेंथ क्राइटेरियन के बेसिस पर। तो अब यहाँ पर 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहाँ पर 17.686 किलो न्यूटन आ रहा है। तो अगर मैं इसको मान लूं कि ये लोड लेकर के अगर मैं डिजाइन कर दूंगा ना, तो हमारी वो कंपोनेंट क्या होगी कि इस लोड को, यानी हमारी कंपोनेंट जो होगी ना, वो रिजिडिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठेगा, मतलब ये इसके लिए फेल हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे डिफॉर्मेशन क्राइटेरियन या रिजिडिटी क्राइटेरियन के बेसिस पर जो हमारे कंपोनेंट है, मैक्सिमम लोड जो होगी वो 14.13 किलो न्यूटन ही बियर कर पाएगी, इससे ज्यादा बियर नहीं कर पाएगी। जबकि यहाँ पर स्ट्रेंथ क्राइटेरियन के बेसिस पर क्या बोल रहा है कि 70 पॉइंट समथिंग अपने आप को ये बियर कर सकती है, लेकिन ये रिजिडिटी क्राइटेरियन में फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं ये वाली लोड को लेकर के डिजाइन कर दूं रिजिडिटी क्राइटेरियन के बेस पर, तो ये तो हमारे रिजिडिटी क्राइटेरियन को भी सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ क्राइटेरियन को भी सेटिस्फाई कर देगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ क्राइटेरियन की एबिलिटी क्या, अप टू 70 पॉइंट समथिंग तक लोड को बियर कर सकता है। तो अगर 14 पॉइंट समथिंग अगर लोड देंगे तो इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मतलब यहाँ पर भी हमारी कंपोनेंट क्या रहेगी, सेफ रहेगी, और यहाँ पर भी सेफ रहेगी। इसलिए इन दोनों ही केस में हमारे लिए जो एक्सेप्टेबल लोड होगी, मैक्सिमम लोड जो सेफ लोड होगी फॉर लोड पी के लिए 14.13 किलो न्यूटन ही होगी। उसी को मैंने यहाँ पर नोट में मेंशन किया, मैक्सिमम सेफ वैल्यू फॉर पी इक्वल टू मिनिमम ऑफ अबव कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब रिजिडिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग और स्ट्रेंथ क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग। तो हमारी जो लोड होगी, वो जो हमारी लोड होगी वो क्या होगी, P लेस देन इक्वल टू 14.131 किलो न्यूटन। आई थिंक बातें समझ में आ गई होगी, कैसे कैलकुलेशन करना है, किस तरीके से करना है। और आखिर में मैं यही बोलूंगा कि हाँ, अगर लेक्चर सही लग रहा हो तो फीडबैक जरूर दें, मुझे भी इससे खुशी मिलेगी कि हाँ, फीडबैक जो भी है कि सही आ रही है, तो मुझे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा अपने अंदर कि और मैं एक मोटिवेशन की तरह वर्क करेगा। अगर नहीं सही लग रहा है तो निगेटिव फीडबैक भी आएगा, तो उसके ऊपर मैं अपने आप को वर्क करूंगा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि फीडबैक जरूर दें लेक्चर को वॉच करने के बाद।